हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज में पाठ 4 जो है, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, और जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी हैं। और उनका उद्देश्य है इस सालिम अली साहब के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करके उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है। सालिम अली कौन थे? एक वर्ड वाचर थे, पक्षी प्रेमी थे एक, और उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं उन्होंने अपने इस लेसन में लिखी हैं। और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, वो उनके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो सबसे पहले अपन जाबिर हुसैन जी की जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ताकि इनका जो हम पाठ आसानी से समझ सकें। तो जीवन परिचय में देखिए, श्री जाबिर हुसैन हिंदी के प्रमुख गद्यकारों में गिने जाते हैं। हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं पर भी उनका पूर्ण अधिकार है। उनका जन्म बिहार राज्य के नालंदा जिले नौन के ही राजगीर नामक गांव में सन 1945 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। जाबिर हुसैन मेधावी छात्र थे। मेधावी का मतलब इंटेलिजेंट। उन्होंने एमए अंग्रेजी विषय में की। तत्पश्चात ये अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इनकी रुचि अध्यापन कार्य के साथ साथ साहित्य एवं राजनीति में भी रही। यही कारण है कि एक और ये लेखनी के धनी रहे थे और दूसरी ओर राजनीति में भी ख्याति प्राप्त की थी। यानी कि लेखनी के धनी यानी कि लेखक थे ये। सन 1977 में यानी 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी: श्री जाबिर हुसैन राजनीति के कार्य करते हुए निरंतर साहित्य रचना करते रहे। देखिए, ये पॉलिटिशियन होने के साथ साथ भी ये लिखते रहे थे। कोई ना कोई नाटक लिख दिया, कोई डायरी लिख दी, कोई कहानी लिख दी, कोई कविता लिख दी। उन्होंने हिंदी में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। जो आगे है, ये इनकी रचना है। जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, जो उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनकी विशेषताएं क्या है? जाबिर हुसैन जी ने अपने युग के समाज का गहन अध्ययन किया है। उन्हें समाज के जीवन में जो विषमताएं दिखाई दी उनका ही वर्णन नहीं किया, अपितु जो कुछ अच्छा लगा उसका भावात्मकता के स्तर पर चित्रण किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में समाज के आम आदमी के जीवन के संघर्षों का उल्लेख भी हुआ है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां बहुत चर्चित एवं प्रशंसित हुई हैं। आम आदमी के संघर्षों के प्रति उनकी सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं द्रष्टव्य हैं। हुसैन जी की रचनाओं से पता चलता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अनेकों प्रकार की उनकी मतलब परफॉर्मेंस हैं उनकी। उन्होंने विविध साहित्यिक विद्याओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। लेखनी चलाई का मतलब उन्होंने अपनी कलम चलाई। किंतु उन्होंने डायरी विद्या में अनेक नवीन प्रयोग किए हैं, जो वे प्रस्तुति शैली और शिल्प की दृष्टि से नवीन हैं। नवीन का मतलब नई है। तो साहित्यिक विशेषताओं से क्या पता चला कि आम आदमी के बिल्कुल ये सारे के सारे आम आदमी की समस्याओं को समझते थे। वो ही इन्होंने अपनी रचनाओं में इन्होंने लिखा है। भाषा शैली, कैसी कैसी भाषाओं का किस किस तरीके से इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर कैसी कैसी भाषाओं का प्रयोग किया है। श्री जाबिर हुसैन का 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। 3 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, पकड़ थी उनकी मजबूत। उनकी हिंदी भाषा के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी प्रसंगानुकूल हुआ है। उन्होंने अपने संस्मरणों में अत्यंत सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है।
व्यक्ति चित्र को संजीव रूप में प्रस्तुत करना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली भी हृदय स्पर्शी है। तो इस प्रकार इनकी भाषा भी क्या है, समझने योग्य है। तो देखिए, सांवले सपनों की याद शीर्षक यानी कि पाठ जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी मैं कहानी आपको इसका सार में आपको मेन सार में आपको सुनाई देता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत पश्चात डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है जिसमें यादें लिखी जाती हैं। लेखक को सालिम अली की मृत्यु के समाचार से बहुत दुख हुआ था। अपनी उसी मनोस्थिति में ही उन्होंने यह संस्मरण लिखा था, जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि सालिम अली एक महान पक्षी विज्ञानी थे। मौत एक निश्चित एवं कटु सत्य है, ये उनका भी मानना है। वैसे भी क्या है, ये एक कड़वा सत्य है कि मौत सबको आनी है। यह सुंदर दिखाई देने वाला संसार सांवले सपनों का एक समूह लिए हुए सदैव मृत्यु की मौन वादी की ओर बढ़ता रहता है। उसको कोई रोक टोक सके यह असंभव है, अर्थात सांसारिक जीवन नश्वर है। यह एक कटु सत्य है। सालिम अली इस समूह में सबसे आगे थे। वे सैलानियों की भांति अपने लंबे जीवन सफर के अनेक अनुभवों का बोझ उठाए हुए थे। उनकी यह अंतिम यात्रा अन्य यात्राओं से अनोखी थी, क्योंकि वे इस यात्रा से कभी वापस नहीं लौटे। वे वन पक्षी की भांति अपना अंतिम गीत गाकर मानो प्रकृति की गोद में जा बसे हो। उन्होंने कोई अपने दिल की धड़कन देकर भी वापस नहीं बुला सकता। कोई भी उनको अपने दिल की धड़कन देकर के वापस नहीं बुला सकता। लेखक का कथन है कि सोए हुए पक्षी अर्थात मृतक व्यक्ति को कोई पुनः जीवित नहीं करना चाहता। स्वयं सालिम अली ने वर्षों पूर्व लेखक को बताया था कि सभी लोग पक्षियों को आदमी की दृष्टि से देखते हैं। यह उनकी भूल है। हमें पक्षियों को उनकी दृष्टि से ही देखना चाहिए। यानी कि सालिम अली का ये कहना था कि हम यदि तोता है, कोयल है, उनको हम देखते हैं, हम बाहर से कहते हैं कि सुंदर हैं, क्योंकि हम अपनी नज़रों से उसको देखते हैं। यदि हम खुद तोते बन करके तोते को देखेंगे तो तोता हमारे को बहुत अच्छा लगेगा, दिल में बैठ जाएगा, तब जागता है पक्षियों के प्रति प्यार। इतना ही नहीं, आदमी तो सदा प्रकृति को भी अपनी ही दृष्टि उपयोगितावादी से देखता है। यानी कि हम नीम है, चाहे कोई भी आम का पेड़ है, हमें सिर्फ उसको क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमें आम देता है, हमने आम की दृष्टि से उसको देखा। लेकिन यदि आम के पेड़ को हम आम का पेड़ ही मान करके उसको समझेंगे, तभी वो आम का पेड़ हमारे को क्या है, अच्छा लगेगा, प्यार होगा, प्रकृति के साथ अनुराग जागेगा हमारा। किंतु सालिम अली ऐसा नहीं सोचते थे। वे अपने कानों से पक्षियों की मधुर ध्वनि रूपी संगीत सुनकर हृदय में एक रोमांच अनुभव करते थे। यानी कि कोई कोयल है, मैना है, इनकी जो मधुर आवाज वो सुनते थे तो एक अपने हृदय में भी एक क्या है, एक संगीत सा बजता था उनके हृदय में। वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति का नाम क्या है, सालिम अली। लेखक श्री कृष्ण के बारे में कुछ यादें याद करता है। यानी कि वृंदावन के बारे में यादें करता है। वहां भी लेखक गया था, तो उसके बारे में भी देखिए क्या कहता है। लेखक श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को स्मरण करता है कि वे न जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में अपनी शरारतों से वहां के लोगों का मन मोह लिया था। माखन चुराकर तथा अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबके मन को बांध लिया था। कब वे पेड़ों की गहन छांव में विश्राम करते थे, कब संपूर्ण वृंदावन उनकी बांसुरी की ध्वनि से संगीतमय हो गया था। आज भी वृंदावन में यमुना का सांवला पानी उन सब घटनाओं की याद दिला देता है। ऐसा लगता है कि कोई मधुर ध्वनि कानों में सुनाई देगी और एकाएक कदम रुक जाएंगे।
वाटिका का माली जब सूरज ढलने पर सैलानियों को निर्देश देता है तो लगता है कि कहीं से वो आ जाएगा और वाटिका का संपूर्ण वातावरण बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। अब वहां वृंदावन में वाटिका है जहां पर श्री कृष्ण खेला करते थे, शरारतें किया करते थे। कहते हैं आज भी श्री कृष्ण वहां पर आते हैं। जब शाम को सैलानी वहां पे घूमने जाते हैं तो उन सभी को हिदायतें दी जाती हैं कि शाम हो गई है, सूरज डूबने वाला है, आप सभी बाहर आ जाएं क्योंकि श्री कृष्ण आने वाले हैं। लेखक पुनः बताता है कि सालिम अली एक दुबले पतले व्यक्ति थे। उनकी आयु 100 वर्ष होने से थोड़ी सी कम रह गई थी। 100 साल के हो गए थे सालिम अली। संभव है कि लंबी लंबी यात्राओं ने ही उनके शरीर को दुर्बल बना दिया हो तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मृत्यु का कारण बनी हो। 100 साल के हो गए थे। कैंसर ने क्या बिगाड़ा उनका? कुछ नहीं बिगाड़ा। क्यों नहीं बिगाड़ा? क्योंकि वो प्रकृति को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो प्रकृति के साथ ही हमेशा रहते थे। तो बीमारियां प्रकृति खींच ली उनकी बीमारियों को उन्होंने। तो इस प्रकार जो सालिम अली है प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ पक्षी प्रेमी भी थे, इसलिए उनको ये बीमारी भी असाध्य जो बीमारी है वो भी उनको क्या है नहीं दुख नहीं दे पाई। किंतु मृत्यु भी अंतिम समय तक उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन सकी थी। जो सदा पक्षियों की सेवा में समर्पित रहती थी उनकी आंखें हमेशा चमकदार रही। मरते दम तक भी उनकी आंखें चमकदार रही। उनके समान पक्षियों को देखने वाला संसार भर में दूसरा कोई नहीं हुआ। एकांत के क्षणों में वे बिना दूरबीन के ही पक्षियों को निहारा करते थे। क्षितिज को भी छूने वाली उनकी तीव्र दृष्टि में प्रकृति को भी अपने घेरे में बांध लेने का जादू था। वे प्रकृति से प्रभावित होने की अपेक्षा प्रकृति को ही प्रभावित करने वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे वो। यानी कि प्रकृति से हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सालिम अली में उल्टा था। प्रकृति उनसे प्रभावित हो जाती थी कि इतना प्यार करते थे वो। ऐसे बनिए सालिम अली की तरह। प्रकृति को मजबूर कर दो कि वो हमारे बगैर रह ही ना पाए। देखिए उनके लिए प्रकृति एक रहस्यमयी दूर तक फैली हुई दुनिया थी। उन्होंने बड़े प्रयास से यह दुनिया अपने लिए बनाई थी। इस दुनिया के निर्माण में उनकी पत्नी तहमीना का बहुत बड़ा सहयोग था। तहमीना क्या है? उनकी सहपाठी रही थी और उनको प्रेम हो गया था। जब साथ में पढ़ते थे तब उन्होंने, वो भी क्या थी? प्रकृति प्रेमी थी, वो भी प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने अपना क्या है विवाह भी उनका हो गया था। सालिम अली ने अपने अनुभवों के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को बचाने का सुझाव रखा था। ऐसा प्रकृति प्रेमी आज तक नहीं देखा। जो केरला में जो साइलेंट वैली है वो बिल्कुल सूखती जा रही थी, उसका दर्द लेकर के वो सीधे प्रधानमंत्री के पास चला गया। कोई किसी वन विभाग के पास नहीं गया, स्वास्थ्य विभाग वालों के पास नहीं गया, किसी अधिकारी के पास नहीं गया, सीधा ही वो प्रधानमंत्री के जाकर के कहने लगा कि साइलेंट वैली में पेड़ पौधे सूख रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कीजिए। उसे सुनकर प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी। सालिम अली की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई नहीं है जो सौंधी माटी पर फसलों की रक्षा कर एक नए भारत का निर्माण करे और हिमालय व लद्दाख जैसी बर्फीली जमीन में रहने वाले पक्षियों की सुरक्षा की वकालत करे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम भी फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा। फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा को पढ़ के देखिए। उसका आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। वो पढ़ के देखिए, उनमें बहुत कुछ लिखा उन्होंने D.H. लॉरेंस के जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि आदमी को आदमी की अपेक्षा प्राकृतिक उपादान पक्षी पशु आदि भली भांति पहचान लेते हैं। लॉरेंस की पत्नी ने कहा कि मेरे पति को मुझसे कहीं अधिक हमारी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। क्योंकि D.H. लॉरेंस भी एक क्या थे? वो भी एक वर्ड वाचर थे। और उनकी पत्नी जो उनसे कोई इंटरव्यू लेने के लिए कोई जाता था तो उनकी पत्नी उनको इंटरव्यू लेने वालों को कहती थी कि मैं लॉरेंस के बारे में इतना नहीं जानती, जो गौरैया बैठी है या कोई पक्षी है उनसे पूछे मेरे पति के बारे में, वो अच्छी प्रकार से बता देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम वो पक्षियों को किया करते थे।
सालिम अली ने पक्षियों के प्रति प्रेम रखने और पक्षी वैज्ञानिक बनने के रहस्य को खोलते हुए बताया कि बचपन में उनकी एयरगन से नीलकंठ की गौरैया की मृत्यु ही इसका कारण है। यानी कि एयरगन को साफ कर रहे थे बचपन में सालिम अली, और वो उसका ट्रिगर दब गया। दबने के बाद में जो गोली है वो उस गौरैया को लग गई, और वहीं से उनकी वो मलम पट्टी करते करते वो क्या हुआ कि उस गौरैया की मौत हो गई। और वहीं से ही क्या है, इनके मन में जो भावनाएं करुणाएं जागी, और उसी भावनाओं करुणाओं ने उन पक्षियों के प्रति प्यार में बदल दिया। वह गौरैया ही उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती। बस वे जीवन की ऊंचाइयों को सदा ही छूने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने सदा ही साधारण और निष्पक्ष भाव से जीवन जिया है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में सागर के एक समान विशाल और अथाह व्यक्तित्व वाले इंसान थे। जो उन्हें भली भांति जानता और समझता है, वह उनके मरने पर भी यह अनुभव करेगा कि वे अपनी दूरबीन के लटकाए और पक्षियों की नई खोज के साथ बस आते ही होंगे, किंतु मरा हुआ व्यक्ति कभी लौटता ही नहीं है। जो जिसको ज़्यादा प्रेम करता है वो मर जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो मरा नहीं है, अभी आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है इसको आप अच्छे से 2-3 बार इसको सुनिए, इसको पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर जो बुक के पीछे दिए हैं वो कीजिए, और कुछ और भी क्वेश्चन है इसके बनाएंगे, इसको बाद में मैं बना करके आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।